हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है क्लास 7th की। कई सारी वीडियोस की आ चुकी हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है गाइस, क्लास 7th की चल रही है। और अगली एक या दो वीडियो में क्लास 7th की एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद स्टार्ट होगी क्लास 8th की एनसीईआरटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी चल रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स चल रहे हैं, तो इनको आप अंत तक जरूर देखा करिए, जिससे कि सब चीज़ें आपको समझ में आ जाए। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, आरओ सचिवालय के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स भी मिल रही हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पीरियड ग्रुप भी चल रहा है। साथ ही साथ पटवारी लेखपाल के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ हम कर चुके हैं कवर। आज हमें 8th चैप्टर से पढ़ना है, तो वहीं के आसपास पहुँचते हैं हम। आज हमें पढ़ना है 8th चैप्टर से, यानी कि ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस। तो मानव के जो पर्यावरण संपर्क हैं, तो उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो सबसे पहले अगर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करें, तो ट्रॉपिकल रीजन में अमेजन नदी का बेसिन आता है, यानी कि ब्राज़ील का और कुछ और देश हैं। 60% जो है अमेजन ब्राज़ील के अंदर है, ब्राज़ील देश में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। बाकी और कुछ कंट्रीज़ में भी है, जैसे कि वेनेजुएला में है, ऐसे करके कुछ और कंट्रीज़ में है। तो ये अमेजन नदी का बेसिन है, यानी कि यहाँ पे बीचों बीच अमेजन नदी बहती है और यहाँ पर वो समुद्र से मिल जाती है, साउथ अटलांटिक ओशन से। और इन सभी देशों में उसका प्रभाव है। कोलंबिया हो, वेनेजुएला हो, गुआना हो, सूरीनाम हो, इक्वाडोर है, पेरू है, और पूरा ब्राज़ील तो है ही। तो ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। अब देखिए, ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, तो बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, सो इट इज़ रेफर्ड एज द इक्वेटोरियल रीजन। तो इसलिए इसको इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा क्षेत्र कहते हैं, कि भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है। द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस रीजन। अब जो अमेजन नदी है वो यहीं पे बहती है। व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोरर्स डिस्कवर्ड द अमेजन रिवर, दे वर अटैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब्स वेयरिंग हेड गियर्स एंड ग्रास स्कर्ट्स। अब देखिए, जिस टाइम पे जब स्पेन के जो एक्सप्लोरर्स थे वो यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि अगर आपको पता हो कि 1430s में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, उसको ऐसा कुछ करके नाम दिया गया है। तो ट्रीटी हुई और ट्रीटी से ये डिसाइड हुआ कि भाई अटलांटिक ओशन की अगर हम बात करें, आपको थोड़ा सा हिस्ट्री से अगर हम समझें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, तो यहाँ पर यूरोप का हिस्सा है। अगर आप इस तरह से देखेंगे नीचे, तो आपको दिखेगा अफ्रीका दिखेगा आपको नीचे, और ऊपर आपको क्या दिखेगा, ऊपर आपको इस तरह से ये यूरोप का हिस्सा है, इधर साउथ अमेरिका है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है। तो यहाँ पर जो स्पेन और पोर्टुगल जो दो देश थे, उनके बीच में अब ये संधि हुई कि भाई कौन कहाँ जाएगा। तो 1430s 1460s में एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, और उसमें ये कहा गया कि इस अटलांटिक ओशन के बीचों बीच जो लाइन है, इससे इधर तो जाएंगे स्पेन वाले और इससे इधर जाएंगे पुर्तगाल वाले। अब तो भारत तो इधर ही बढ़ता है। जब भारत इधर है तो इंडिया में तो पोर्चुगीज़ आए सबसे पहले वास्को डी गामा के रूप में, उसके बाद फिर अलग अलग पोर्चुगीज़ की कॉलोनी बनी, भारत गोवा कॉलोनी बनी। तो भारत में पोर्चुगीज़ आए और स्पेन वाले गए यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की तरफ। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जब स्पेनिश एक्सप्लोरर्स यहाँ पे आए, तो वहाँ पे जो लोकल ट्राइब्स थी इस जंगल की, जिन्होंने सिर पे एक हेडगियर पहन रखा था और घास के पत्ते पहन रखे थे, उन्होंने इन पर अटैक किया। दीज पीपल रिमाइंडेड देम ऑफ द फियर्स ट्राइब्स ऑफ विमेन वॉरियर्स नोन इन एंशियंट रोमन एम्पायर एज द अमेजन्स। तो ये जो पीपल थे, उन्होंने स्पेन वालों को ये याद दिलाने में मजबूर कर दिया कि जैसे ट्राइब्स हुआ करती थी विमेन वॉरियर्स की, यानी कि जो महिलाएं जो योद्धा हुआ करती थी पुराने टाइम पे रोमन एम्पायर में, तो उनको अमेजन कहा जाता था। इस वजह से वो नाम अमेजन इनका यहाँ पे पड़ गया। यानी कि जो
पहले रोमन एम्पायर में अगर हम देखें, रोम मेटली में अगर हम बात करें, तो वहाँ पे अमेजन कहा जाता था, उस वर्ड को उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेज द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। अब देखिए ये माउंटेन से बह रही है वेस्ट के, यहाँ पे एक पूरी पर्वतमाला है जिसको एंडीज माउंटेन्स कहते हैं, तो वहाँ से नदी निकलती है और इधर ईस्ट में बहती हुई, पूर्व में बहती हुई अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इन टू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ। तो वो रिवर का माउथ होता है, यानी कि जहाँ पे वो नदी मिलती है समुद्र से, इस जगह को रिवर का माउथ कहते हैं। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजन रिवर, कई सारी और छोटी छोटी नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं जो अमेजन नदी से जुड़ती हैं, और इसी वजह से अमेजन का पूरा बेसिन बनता है। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ, अब ब्राज़ील में बहता है थोड़ा बहुत हिस्सा, पेरू में है, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला का भी कुछ हिस्सा है। ट्रिब्यूटरीज मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर से छोटी छोटी जुड़ने वाली जो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं उनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। और उससे अब छोटी नदियाँ अगर मुख्य नदी में पानी डाल रही है तो उसको ट्रिब्यूटरी कहा जाएगा, और मुख्य नदी से अगर पानी लेके छोटी नदियाँ इधर उधर निकल जाती हैं, मान लेते हैं ये एक मेन नदी है और यहाँ पर ये छोटी छोटी नदियाँ आ रही हैं और ये पानी अपना डाल रही हैं नदी में, मेन नदी में, तो इसको तो बोलेंगे ट्रिब्यूटरी। लेकिन अगर इस मेन नदी से छोटी छोटी और नदियाँ निकल जाएँ और इनमें पानी जाने लगे तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी, कि ये पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बांटेगी आगे जाकर। द मेन रिवर अलॉन्ग विद ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन एन एरिया फॉर्म्स अ रिवर बेसिन या कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का मतलब क्या है कि कितना पानी वो कैच कर रहा है। मान लेते हैं कितना पानी, जब बरसात होती है तो बरसात का पानी बहकर इन सभी छोटी छोटी नदियों में आएगा और छोटी नदियों से बहकर एक मुख्य नदी में आएगा। द अमेजन बेसिन इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा जो बेसिन है वो अमेजन नदी का ही है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट की। अगर हम बात करें तो अमेजन बेसिन जो है डायरेक्टली इक्वेटर पे है और यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है और वेट क्लाइमेट रहता है, यानी कि साल भर यहाँ पे बारिश होती रहती है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड, चाहे दिन हो चाहे रात हो, लगभग वो एक जैसे से रहते हैं। स्किन फील्स स्टिकी, आपको स्टिकी फील होगा। और इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग हर रोज़ ही यहाँ बरसात होती है। दैट टू विदाउट मच वार्निंग, और ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ वार्निंग मिलेगी उसके लिए, लगातार बारिश होती रहती है। द डे टेम्परेचर्स आर हाई, दिन में टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। रात में टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाते हैं लेकिन ह्यूमिडिटी तब भी बरकरार बनी रहती है। नेक्स्ट आता है रेन फॉरेस्ट की। अगर हम बात करें तो वर्षा वन की अगर बात करें तो जहाँ पे वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम वर्षा वन बोलते हैं। तो एज इट रेन्स हैविली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो। देखिए यहाँ पे बहुत ही घने जंगल होते हैं। अमेजन दुनिया का सबसे घना जंगलों में से एक है। इसको धरती के फेफड़े भी कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतने पेड़ हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा सोखते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन भी देते हैं। द फॉरेस्ट्स आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय लीव्स एंड ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। यानी कि पेड़ इतने घने हैं यहाँ पे कि वो सूरज की रोशनी को धरती तक पहुँचने भी नहीं देते हैं। इसी वजह से यहाँ पे कंपटीशन रहता है कि ऊंचे से ऊंचे हिस्से हो जाएं, यानी कि आपको अमेजन के वर्षा वन में दुनिया के कुछ बहुत ही ऊंचे या सबसे ऊंचे पेड़ भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प। जो ग्राउंड रहता है, ज़मीन रहती है, वो हमेशा ज़्यादातर लगभग डार्क रहती है, अंधेरे में रहती है या फिर डैम्प रहती है, और वहाँ पे हमेशा नमी बनी रहती है। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर। अब नीचे तो सिर्फ शेड टॉलरेंट, यानी कि जहाँ पे बिना धूप की उससे भी अगर जो पेड़ उग सकते हैं सिर्फ वही हो पाते हैं। ऑर्चिड हो गया, ब्रोमेलियार्ड्स हैं, ये प्लांट पैरासाइट के रूप में उगते हैं। यानी जो ऑर्किड है या ब्रोमेलियार्ड्स हैं वो प्लांट पैरासाइट्स के रूप में उगते हैं, यानी कि एक बड़ा पेड़ है, उस बड़े पेड़ पे ये लिपट जाएंगे और वहीं से अपने पोषण जो है वो लेते रहेंगे। रेन फॉरेस्ट इज़ रिच इन फौना। देखिए रेन फॉरेस्ट में जानवर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। बर्ड्स जैसे कि टूकन, हमिंग बर्ड, बर्ड ऑफ पैराडाइज, जिनकी बहुत ही अच्छा प्लूमेज होता है। प्लूमेज का मतलब है कि गर्दन पे जो कलर होता है बहुत अच्छा होता है। ओवरसाइज्ड बिल्स फॉर ईटिंग मेक दम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। देखिए जो बिल्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी पक्षी है जो दुनिया में सबसे तेज़ आवाज़ निकालता है। दीज बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड्स इन द फॉरेस्ट। एनिमल जैसे कि मंकी, स्लॉथ बियर, एंटी ईटिंग, आंट ईटिंग टैपर्स, ये भी सब चीज़ें, यानी कि बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। वेरियस स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स ऑल्सो थ्राइव इन दीज जंगल्स। तो इन जंगलों में कई सारे रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप हैं, सांप हैं, वो सभी आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि क्रोकोडाइल्स हैं, स्नेक्स हैं, पाइथन, सब वहाँ पे मिलते हैं। एनाकोंडा जो है ये यहाँ का अमेजन रेन फॉरेस्ट का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं जानवर है या स्नेक है, सांप है।
बिसाइड्स द बेसिन इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, कई इंसेक्ट्स के यानी कई मच्छरों के, कीटों का भी ये घर होता है। सेवरल स्पीशीज़ जो हैं मछलियों की वो भी वहाँ यहाँ पे पाई जाती है, और पिराना जो मछली है वो भी यहाँ पे बहुत ही बहुतायत में पाई जाती हैं। दिस बेसिन इज़ दस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच इन वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर। तो ये जो बेसिन है, अमेजन नदी का जो बेसिन है, ये बहुत ही ज़्यादा रिच है, चाहे वो पेड़ पौधों के रूप में हो और चाहे ये जानवरों के रूप में हो। ब्रोमेलियार्ड्स आर स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। अब देखिए ब्रोमेलियार्ड्स कैसे पौधे होते हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं जो अपनी पत्तियों में पानी को सोख के रखते हैं। एनिमल्स लाइक जैसे कि फ्रॉग्स यूज़ दीज पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स। अब एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग्स हैं, अब मेंढक जो है वो अपने अंडे वहाँ देता है जहाँ पे पानी होता है, तो इन पत्तियों पे पानी रहता है, तो इन पत्तियाँ, क्योंकि ये पत्तियाँ पानी स्टोर करके रखती हैं, तो मेंढक अपने जो अंडे देता है वो भी यहीं पे देता है। रेन फॉरेस्ट के लोगों की बात करें तो पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज, छोटे छोटे एरियाज़ में लोग अपना खाना बनाते हैं, कुछ पेड़ को क्लियर करके। आदमी जो है वो शिकार पे जाते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं नदियों के किनारे, और महिलाएं जो हैं वो फसल उगाने का काम करती हैं। उनकी जो मेनली जो टॉप जो वहाँ पे क्रॉप्स हैं वो है एक तो टेपोइका, एक पाइनएप्पल है और एक स्वीट पोटैटो है, यानी कि टेपोइका है, अनानास है और शकरकंदी है। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये हम पढ़ चुके हैं कि स्लैश का मतलब होता है किसी जगह को पहले स्लैश करो, काटो, वहाँ पे 5, 7, 10 पेड़ जो पेड़ होंगे आसपास के उनको काटो और वहाँ पे उनको जला दो उस ज़मीन को। उसके बाद फिर वहाँ पे खेती करो, 1-2 फसल वहाँ पे करो, उसके बाद उस जगह को छोड़ दो, फिर कहीं और जगह चले जाओ। द स्टेपल फूड इज़ मैनियोक। तो स्टेपल फूड उनका मैनियोक है, जिसको कसावा भी कहा जाता है, और वो आलू की तरह ज़मीन के अंदर उगता है। जैसे पोटैटो ज़मीन के अंदर होता है, तो उसी तरह से कसावा जो है वो भी ज़मीन के नीचे होता है। वो क्वीन एंट्स भी खाते हैं, और उनके जो एग्स हैं, यानी कि एग जो होते हैं, अंडे जो होते हैं वो भी खा लेते हैं। कैश क्रॉप्स हैं जैसे कि कॉफ़ी, मेज़, कोको, ये सब वहाँ पे उगती हैं। स्लैश एंड बर्न एक वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड है, ये हम समझ भी चुके हैं पहले। दीज आर देन बर्नड विच रिलीजेज द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। जब आप उसको जला देते हैं, पेड़ पौधों को जला देते हैं, तो उसकी वजह से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिट्टी में निकल जाते हैं, उससे 1-2 फसलें अच्छी हो जाती हैं। उसके बाद फिर उस ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं, फिर प्रकृति जो है अपने आप वहाँ पर दोबारा से पेड़ उगा देती है। सो इट इज़ अबेंडेंट, देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड टू प्लांट। इन द मीन टाइम यंग ट्री ग्रो हो जाते हैं उस ओल्ड फील्ड पे, और इसी प्रकार से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिस्टोर हो जाती है। पीपल कैन देन रिटर्न टू इट एंड स्टार्ट कल्टिवेटिंग इट अगेन। रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड। बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ मिलती हैं रेन फॉरेस्ट से। यही एक दिक्कत है जिस वजह से आज के टाइम पे ब्राज़ील का जो रेन फॉरेस्ट है वो बहुत तेज़ी से काटा जा रहा है। रेन फॉरेस्ट इतनी तेज़ी से काटा जा रहा है कि उम्मीद करा जा रही है कि आगे आने वाले बहुत जल्द समय में ऐसा होगा कि रेन फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। सम फैमिलीज लिव इन थैच्ड हाउसेज शेप्ड लाइक बी हाइव। जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, कुछ इसी प्रकार से वहाँ पे घर बना के रहते हैं। इनको मलोका कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दीज आर अदर लार्ज अपार्टमेंट्स लाइक हाउसेज कॉल्ड मलोका विच विद अ स्टीपली स्लैंटिंग रूफ। अब देखिए इनकी जो रूफ़ है वो बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मलोका क्या चीज़ है। तो अब मलोका क्या चीज़ है, अमेज़न बेसिन में रहने वाले जो लोग हैं उनके घरों का स्ट्रक्चर है, उनके घरों का डिज़ाइन को मलोका कहा जाता है। इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। पहले तो ये हुआ करता था कि अमेज़न नदी के अगर अंदर या अमेज़न बेसिन में, अगर हम अमेज़न जंगल के अंदर अगर आपको पहुंचना है तो सिर्फ आप अमेज़न नदी को नेविगेट करके जा सकते थे। लेकिन आज के टाइम पे आप सड़कों से भी जा सकते हो। 1970 में ट्रांस अमेज़न हाईवे बना दिया गया रेन फॉरेस्ट को एक्सेस करने के लिए, यानी कि वहाँ पे जंगलों को काट काट कर, जो कि अपने आप में एक बहुत गलत चीज़ थी। एयरक्राफ्ट्स को, हेलीकॉप्टर्स को के माध्यम से आप पहुँच ही सकते हैं। इंडिजिनस पॉपुलेशन वाज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स्ड टू सेटल इन न्यू एरियाज वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग। अब वहाँ पे जो इंडिजिनस लोग रहते थे उनको वहाँ से उनकी जगहों से हटा दिया गया, उनको मजबूरन दूसरी जगहों पर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। लेकिन अभी भी वो जिस तरह से वो रहते थे पहले, अभी भी वो उसी प्रकार से रह रहे हैं। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि अ लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज़ बिन डिसअपियरिंग एनुअली इन द अमेजन बेसिन। तो ये भी कहा जा रहा है कि रेन फॉरेस्ट जो है वो बहुत तेज़ी से, अमेजन बेसिन का जो रेन फॉरेस्ट है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है। टॉप सॉइल जो है, यानी कि जो ऊपर की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, वो पेड़ कटने की वजह से, बारिश में जब पानी होता है उसकी वजह से बह जाती है।
अमेज़न नदी के बाद भारत में आते हैं, भारत में बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में। तो जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, वो सब मिला के गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन बनाती हैं भारतीय सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में। बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन, जो कि 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में पड़ता है। ट्रिब्यूटरीज जो हैं गंगा नदी की, जैसे कि घाघरा है, सोन है, चंबल है, गंडक है, कोसी है, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा की, जिसमें ड्रेन करती हैं। प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, द माउंटेन्स एंड द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय और सुंदरबन डेल्टा, ये इस बेसिन के फीचर है। अब देखिए, चाहे वो गंगा नदी का प्लेन हो, चाहे ब्रह्मपुत्रा नदी का प्लेन हो असम के अंदर, उसके बाद फिर माउंटेन्स की बात करें, हिमालयन माउंटेन्स की बात करें जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, फुटहिल्स की बात करें, शिवालिक्स की बात करें हिमालयाज़ की, और उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा 2 देशों में फैला हुआ है, बांग्लादेश और भारत में। तो ये जो डेल्टा है ये इस बेसिन के सभी मुख्य फीचर्स हैं। ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया। देखिए, ऑक्सबो लेक्स मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं। जब एक कोई नदी बहुत ज़्यादा इस तरह से विसर्पीकरण करती है, यानी कि मीएंडरिंग करती है, तो एक टाइम ऐसे आता है कि नदी ऐसे करते करते एक ऐसे बना देती है और ये फिर ऐसे बहती चली जाती है। तो यहाँ पर तो ये एक ऑक्सबो लेक बन जाएगा और नदी कुछ ऐसे बहने लगेगी बाद में। तो नदी का तो रास्ता चेंज हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन कुछ पानी रह जाएगा, तो इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। द एरिया इज़ डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट। द मानसून ब्रिंग्स रेन्स फ्रॉम जून टू सितंबर। सबको पता है कि मानसून जो है इस प्लेन में, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मानसून जो है जून से सितंबर के बीच में आता है। समर्स हमारे यहाँ हॉट होते हैं और विंटर्स हमारे यहाँ कूल होती हैं। तो यानी कि समर्स हॉट कह दें या वार्म कह दें, और विंटर्स हमारे कूल होती है, कोल्ड नहीं होती है। यानी कि हमारे यहाँ जो असली ठंड होती है, साइबेरिया जैसी जो ठंड है, वो भारत में नहीं पड़ती है। भारत में मौसम ठंडा होता है लेकिन कोल्ड नहीं होता, कूल होता है, कोल्ड नहीं होता। तो ये अगर आप देख सकते हैं तो ये गंगा ब्रह्मपुत्रा का बेसिन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गंगा नदी बह रही है और इधर से बहती हुई ब्रह्मपुत्रा आ रही है, और दोनों मिलके यहाँ पर फिर बांग्लादेश के थ्रू बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। बेसिन हैज़ वेरीड टोपोग्राफी, अलग अलग स्थलाकृति हैं यहाँ पे। इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरह से लोग डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लोग किस तरह से रहेंगे। माउंटेन एरियाज़ में क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं, इनहॉस्पिटेबल टेरेन है, तो वहाँ पे लोग कम रहते हैं। लेकिन जो प्लेन एरिया है, गंगा प्लेन है, ब्रह्मपुत्र प्लेन है, वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया, लेकिन ह्यूमन हैबिटेशन के लिए जो प्लेन एरिया है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है और यहीं पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। और यहाँ पे जो मिट्टी भी है वो भी फर्टाइल है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर यानी खेती जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है ऑफ द पीपल, जहाँ पे फ्लैट लैंड अवेलेबल है टू ग्रो क्रॉप्स। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज़ वेरी हाई। पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है प्लेन्स की वो बहुत ज़्यादा हाई है। द मेन क्रॉप इज़ पैडी, और जो मेन क्रॉप है वो क्या है, वो पैडी है, यानी कि चावल की फसल यहाँ पे मुख्यतः उगाई जाती है। और पॉपुलेशन की डेंसिटी प्लेन एरिया में बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली हालांकि ओवर क्राउडेड हो चुका है, तो वहाँ पे 25,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा की वहाँ पर 26,000 पर्सन हो चुके हैं बेसिकली, कि 26,000 लोग जो है पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से रह रहे हैं दिल्ली क्षेत्र में। सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर, इट इज़ ग्रोन इन द एरिया जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। सिंपल सी बात है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी चावल की खेती वहीं पे हो सकती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। होना तो यही चाहिए था, लेकिन भारत की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो अपनी पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए हमने ज़मीन का पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ग्राउंड वाटर को यूज़ किया है हमने चावल की खेती को करने के लिए। गेहूँ हो, मक्का हो, सोरगम है, ग्राम है, मिलेट्स हैं, और दूसरी क्रॉप्स जो हैं सब उगाई जाती हैं, जैसे कि कैश क्रॉप्स जो हैं शुगर केन और जूट, इसको भी उगाया जाता है। बनाना कल्टीवेशन भी देखे जाते हैं, केले की खेती भी देखी जाती है। वेस्ट बंगाल में और असम में चाय की खेती भी होती है। सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है कल्टीवेट करके, सिल्क वॉर्म्स को बिहार में और असम में, और माउंटेन्स और हिल्स में जहाँ पे स्लोप्स जनरल होते हैं क्रॉप्स को टेरेसेस में उगाया जाता है। टेरेस का मतलब होता है, टेरेस फार्मिंग ऐसी होती है कि जैसे अब कोई पहाड़ है, पहाड़ तो ऐसे होता है, तो यहाँ पे एक टेरेस बना दिया कुछ इस तरह से, उसके बाद फिर एक टेरेस यहाँ पे बना दिया, फिर एक टेरेस यहाँ बना दिया। तो इसलिए होता है कि अगर स्लोप रहेगा तो पानी ऐसे बहता हुआ चला जाएगा। अब पानी ऐसे बहेगा नहीं, टेरेस में पहले पानी यहाँ रुकेगा, फिर बारिश होगी तो पानी और आगे चला जाएगा, फिर और आगे चला जाएगा, तो खेती भी हो पाएगी, कुछ प्लेन एरिया भी मिल पाएगा खेती के लिए, और पानी भी वहाँ पर रुक पाएगा। तो नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे गाइस, और उम्मीद करते हैं कि अगली एक वीडियो में या 2 वीडियो में, अगली एक वीडियो ही लगेगी मुझे उम्मीद है, उसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, या क्लास 7th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है या कोई भी आपका सजेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई सजेशन है तो उसको जरूर बताइएगा। बाकी आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।
चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।